नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस विषय के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वो है जलवायु परिवर्तन। सुनने में तो जलवायु परिवर्तन लगता है कि जलवायु परिवर्तन तो हम कितने समय से सुनते चले आ रहे हैं। इसकी कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है, क्या इसके प्रभाव है मानव सेहत पे, मानव जीविका पे, हमारे पर्यावरण की सेहत पे। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसी कड़ी को हमें आज अच्छे से, इस कड़ी का हमें विश्लेषण करना है। और इसका विश्लेषण विशेष रूप से हम सर्वोच्च न्यायालय के एक डिसीजन या जजमेंट के ऊपर करेंगे। Recently, what has happened that the Supreme Court has expanded the scope of Article 21 and 14. उन्होंने विस्तार किया है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 14 का विस्तार करते हुए कहा है कि हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ एक सुरक्षा देनी चाहिए। और ये सुरक्षा कौन देगा? ये सुरक्षा हमारी सरकार देगी। जलवायु परिवर्तन से हमारी सेहत पे, हमारी जीविका पे और साथ ही साथ हमारे आसपास के जंतुओं की सेहत पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। और जब ये प्रभाव एक व्यापक रूप से पड़ते हैं तो एक तरह से विनाश होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ने ये पहले ही बता दिया कि प्रतिकूल प्रभाव जितने भी हो रहे हैं उससे मानव गतिविधियों पे, मानवों पे, साथ ही साथ उनकी जीविका पे जो गलत असर पड़ रहा है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और ये सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि उसको नियंत्रण में रखना है। तो अब सरकार कोई ऐसा कदम अगर उठाए जिसके वजह से जलवायु परिवर्तन हो सके या फिर जलवायु परिवर्तन इस प्रकार से प्रोग्रेस हो कि इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडीज़ पे, ह्यूमन बींग्स पे, हमारे एनवायरनमेंट पे आने लगे, तो आप उन्हें कोर्ट ले जा सकते हैं। इतना अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक निर्णय सुनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जा रहा है। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाएगा। और ये जो बेंच है, जिस बेंच ने ये जिस 3 जज बेंच ने ये निर्णय सुनाया है, दैट कंप्राइजेस ऑफ जस्टिस JB पार्डीवाला, देन जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की बेंच बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए बनती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कितना चेंज हो सकता है, कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है, उसको नज़र में रखते हुए ये सारे कदम उठाए जाते हैं कि एक बेंच बनती है। स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तब बनती है जब ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। इंटरप्रिटेशन समझते हैं? इंटरप्रिटेशन यानी कि प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग कि हर अनुच्छेद कितना व्यापक रूप से हम इसे जान सकते हैं, कितने व्यापक रूप से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वोकैबुलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी, इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कोई शब्द, कोई आर्टिकल, कोई भी टर्म कितने दफ़े हम उसको अलग अलग रूप से पढ़ सकते हैं। और जिन आर्टिकल्स को यहाँ पे अलग अलग रूप से पढ़ा गया है, एक तो है आर्टिकल 14 अनुच्छेद
14 और अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को व्यापक तौर से पढ़ा गया और जितने भी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको इसमें रखा गया है। कैसे? देखो, आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें या अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें बोला जाता है कि हर नागरिक को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। यानी आप अगर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, उस लाइफ को आप कितने अच्छे से जी सकते हैं, कितने बेहतरी या फिर कितनी अच्छी स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अनुच्छेद 21 में से रखा गया है। दूसरी चीज़, अनुच्छेद 14 में क्यों रखा गया है? अनुच्छेद 14 कहता है राइट टू लॉ, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी एक समान होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक अधिक पैसे वाले व्यक्ति को हम प्रोटेक्शन दें और जिनके पास पैसा शायद उतना नहीं है उनको प्रोटेक्शन ना मिले। किसी बहुत उच्च कुर्सी पे कोई बैठा है उसको प्रोटेक्शन मिले और जो थोड़ा निचली कुर्सी पे बैठा है, यानी कि कुर्सी का मतलब ओहदे से है, तो उसे हम प्रोटेक्शन ना दें। तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जा रहा है, यानी कानून के सामने हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार देना चाहिए कि पर्यावरण या फिर जलवायु परिवर्तन से अगर उसके ऊपर कोई दुष्परिणाम हो रहे हैं तो उससे उसका बचाव करना है। अब यहाँ पे इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ने की ज़रूरत ही क्यों थी, इसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले जलवायु परिवर्तन देख लेते हैं, होता क्या है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है किसी क्षेत्र का औसत मौसम, इसको हम क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र के औसत मौसम को हम कहते हैं जलवायु। ठीक है, इसका मतलब होता है जलवायु। और ये मौसम से इसीलिए अलग होता है, किसी क्षेत्र का औसत मौसम होता है और ये लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहता है। मौसम क्या होता है? वो बार बार बदलता रहता है। दैनिक स्तर पर अगर हम देखें तो आज मौसम ठंडा हो सकता है, कल उससे थोड़ा गर्म हो सकता है, परसों बारिश वाला हो सकता है, नरसों इतनी ज़्यादा धूप निकली हो सकती है जिससे आप बाहर जाएं तो लगेगा कि आज आपका वाष्पीकरण ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मौसम हर वक्त परिवर्तित होता है, पर किसी क्षेत्र में अगर लंबे समय तक एक औसत मौसम बने रहता है उसे हम जलवायु कहते हैं। तो किसी क्षेत्र का औसत मौसम जो लंबे समय तक उस क्षेत्र में बना रहता है उसे हम जलवायु कहते हैं। उसे हम जलवायु कहते हैं। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है? सिंपल सी बात है, जलवायु की बात करें तो ये औसत मौसम है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये पहली बात तो औसत मौसम है। दूसरी चीज़, ये लंबे समय तक एक क्षेत्र में बने रहता है और इसे जलवायु कहते हैं। जलवायु परिवर्तन, जब भी अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछें कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, यूपीएससी, एमपीपीएससी ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो जलवायु परिवर्तन, जब वहाँ का औसत मौसम, जब किसी क्षेत्र का औसत मौसम बदलने लगे और इसके प्रभाव प्रतिकूल होने लगे, इसके प्रभाव
प्रतिकूल होने लगे तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है, परेशान मत होना। ये नोट्स आपको मिलेंगे ना, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। ये मेरे पूरा रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए। देखो, मैं आप लोगों की बहुत केयर करती हूँ जब नोट्स बनाने की बात आती है। परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो जब किसी क्षेत्र का औसत मौसम बदलने लगे और इसके प्रभाव प्रतिकूल होने लगे तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने लिखा है बदलने लगे, मतलब जलवायु ठंडा भी हो सकता है बहुत लंबे समय तक। अगर हमने देखा कि कोई क्षेत्र गर्म रहता है, पर हमने देखा कि अब ये क्षेत्र यहाँ की जो जलवायु है लंबे समय से अब ये ठंडी होने लगी है, तो यहाँ ठंडक भी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन या तो ठंडा हो सकता है मौसम लंबे समय तक, या फिर गर्म भी हो सकता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग कहते हैं। तो इनको दो तरह से हम देख सकते हैं। या तो किसी क्षेत्र में अचानक से ठंड का मौसम आने लगता है ऐसे समय पे जब जनरली ठंडी होती नहीं है। और जलवायु परिवर्तन में आज जो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है वो है ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान स्तर बढ़ता चला जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। अब कैसे है ये ग्लोबल वार्मिंग? पहली चीज़ तो इसका मतलब क्या होता है, जब वैश्विक तापमान स्तर औसत तापमान स्तर से ऊपर जाने लगे, औसत तापमान स्तर से ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? तापमान अगर हम देखें तो विश्व का तापमान, ये नोट है आप याद रखिएगा, विश्व का तापमान पिछले 100 सालों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है। पिछले 100 सालों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री F तक बढ़ चुका है। एक डिग्री फ़ारेनहाइट सुनने में तो छोटा है, पर अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके प्रभाव बड़े ही भयानक होते हैं। ये जानते हैं कैसे? पहली बात तो अगर तापमान बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मानव गतिविधियाँ क्यों बढ़ रहा है तापमान। देखो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वैश्विक तापमान स्तर बढ़ रहे हों, पहले भी साइकिल चलती है। एक साइकिल ऐसी होती है जब ग्लोबल कूलिंग होती है, पूरे विश्व में ठंडी बढ़ने लगती है, फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का समय आता है, फिर से ग्लोबल कूलिंग होने लगती है। तो इस तरह की एक नॉर्मल क्लाइमेटिक साइकिल
चलती रहती है, क्लाइमेटिक साइकिल ये चलती रहती है। पर अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उसमें मानव गतिविधियों की वजह से ये इस प्रकार से बढ़ रहा है कि बहुत तीव्र है, साथ ही साथ इसके प्रतिकूल प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अबनॉर्मल चीज़ हो रही है। तो क्यों बढ़ रहा है तापमान? सबसे पहले तो मानवीय गतिविधियों की वजह से। मानवीय गतिविधियाँ सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं इसकी, मानवीय गतिविधियाँ। इसमें जीवाश्म ईंधन जलाना सबसे बड़ा रीज़न है, जीवाश्म ईंधन जलाना। जैसे कि आप कोयला या अन्य जीवाश्म ईंधन जलाते हैं बिजली के उत्पादन के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, परिवहन सेक्टर के लिए, इन सारे सेक्टर में हम जीवाश्म ईंधन ही जला रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन जब भी हम जलाते हैं तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनका उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो इस प्रकार से एक ढकाव बना लेती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में कि सन से एनर्जी और हीट आ तो रही है पर वो वापस नहीं एस्केप कर पा रही है। अगर वापस नहीं एस्केप कर पा रही है तो उसी तापमान में वो रुक जाती है, उसी जलवायु में या वायुमंडल में वो रुक जाती है, और वायुमंडल में रुकने की वजह से वो हीट को कॉन्सेंट्रेट कर देती है, केंद्रीकृत कर देती है, और लगातार गर्मी बढ़ती चली जाती है। और ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कि ये अगर लंबे समय तक रह जाए क्षेत्र में तो वहाँ का तापमान बढ़ा सकती है। दूसरा है मीथेन। मीथेन भी बहुत पोटेंट गैस है। फिर आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, और आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है। भले ये लघु गैस है, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, फिर भी वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट गैसेस में से भी आती है। और साथ ही साथ ओजोन भी है। ओजोन वैसे तो समताप मंडल में होती है, पर अगर ये क्षोभ मंडल में होती है तो ये भी एक प्रदूषक गैस है और ये तापमान बढ़ाती है। तो ये सारी कुछ ऐसे गैसेस हैं जो मानव गतिविधियों की वजह से हो रहा है। अगर हम बात करें कि जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है, उसे क्यों जलाया जाता है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो बिजली का उत्सर्जन, सबसे पहली तो चीज़ यही है, बिजली का उत्सर्जन। इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन जलाना पड़ता है। फिर उसके बाद परिवहन क्षेत्र के लिए भी ज़रूरी है, परिवहन क्षेत्र के लिए। तीसरी चीज़ वित्तीय गतिविधियाँ, जैसे कि वित्तीय गतिविधियाँ जैसे कि कृषि क्षेत्र में भी ज़रूरी है इसका इस्तेमाल। कृषि क्षेत्र, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में भी बहुत ज़रूरी है, उद्योग में ज़रूरी है, उद्योग क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इतने सारे गतिविधियों के लिए हमको जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से लगातार हमारे वायुमंडल में जहरीली गैसेस का पैदावार हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी कुछ ऐसे गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हेल्प करती हैं मेंटेन होने में। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कब काम करता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट तब काम करता है जब मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पे हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में ये गैसेस आके स्थिरता से रुक जाती हैं, और ये गैसेस जब रुक जाती हैं और फिर सूर्य से रोशनी एवं ऊष्मा और ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है,
ये अंदर जाती हैं इन वायुमंडल में, ये सारी गैसेस पारदर्शी होती हैं अंदर आने वाली सूर्य विकिरणों के। पर अगर सूर्य की किरणों को अगर वापस रिफ्लेक्ट होना हो तो वो रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार गर्मी बढ़ती जाती है वायुमंडल में। और वायुमंडल में लगातार गर्मी बढ़ने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। यही तो है जलवायु परिवर्तन। अगर लगातार तापमान बढ़ रहा है तो जलवायु परिवर्तन इसी प्रकार से हम देखते हैं। क्या क्या होता है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अगर हम जानना चाहें तो? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सबसे पहले तो किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हमें परेशान कर सकता है? हिमनद का गलना हिमनद का गलना यानी कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो सबसे पहली चीज़ सी लेवल राइज होता है। सी लेवल राइज यानी कि जो समुद्र का तल है उसमें पानी क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो पानी बढ़ने लगता है। जितने तटीय क्षेत्र होते हैं, भारत जैसे तटीय क्षेत्र हैं, जितने तटीय क्षेत्र होते हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो समुद्र तल का बढ़ना, सबसे पहली ये चीज़, ठीक है। दूसरा, फ्लड एंड साइक्लोन, बाढ़ एवं चक्रवात। चक्रवात हमें पता है किस वजह से होता है। जब भी किसी क्षेत्र में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, और जब वो कोल्ड एयर से मिलता है, ठंडी एयर से मिलता है, लो प्रेशर सिस्टम एक डायरेक्शन में घूमने लगता है, जिसकी वजह से साइक्लोन का उत्सर्जन होता है। साइक्लोन का उत्सर्जन तब होता है जब सी लेवल में जो तापमान है, समुद्र पे जो तापमान है, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जितने जल्दी हमारे आसपास के समुद्री क्षेत्रों में तापमान इन सारी जगहों पे 27 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर अगर मिल जाएगा तो चक्रवात जैसी स्थिति बनने लगती है, जिससे भारत जैसे तटीय क्षेत्रों को बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे बाढ़ एवं चक्रवात की भी संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है? राइज इन इविल्स ऑफ एल नीनो, यानी अल नीनो को भी बढ़ावा मिलता है। अल नीनो क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हर 4 से 6 साल में आता है, और ये पूर्वी प्रशांत महासागर में जो क्षेत्र होता है पेरू और चिले के पास, वो प्रशांत महासागर का क्षेत्र गर्म होने लगता है। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और स्पेशली जब व्यापारिक पवनें हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं नॉर्मल सालों में, वो क्या करती हैं? उस गर्म क्षेत्र को ले जाती हैं और वो इंडिया और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेल देती है। पर अगर व्यापारिक पवनें उस समय कमज़ोर होती हैं तो वो ऐसा कार्य नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वैश्विक तापमान, एल नीनो की वजह से, वैश्विक तापमान तो पहले से बढ़ा था, पर एल नीनो इस वैश्विक तापमान की वजह से बार बार आने लगा है। और बार बार आने की वजह से क्या हो रहा है कि हर क्षेत्र जो अल नीनो से बना हुआ है, अल नीनो से बंधा हुआ है, जैसे दक्षिण पश्चिमी मॉनसून भारत में अल नीनो के ऊपर बहुत निर्भरता रखता है। जिस साल अल नीनो होता है उस साल हमारा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कमज़ोर रहता है, तो भारत में इस वजह से भी बहुत नुकसान होता है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कृषि क्षेत्रों की। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो हिमनद पिघलते हैं, हिमनद पिघलने से सी लेवल राइज होता है, फ्लड, साइक्लोन, राइज एंड इवल्स ऑफ अल नीनो। दूसरी चीज़ क्या होती है? समुद्र का तापमान बढ़ता है। समुद्र का तापमान इसलिए बढ़ रहा है
क्योंकि जितनी गर्मी होती है और साथ ही साथ जो अम्लीय स्थिति है वो भी समुद्रों की बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ईज़िली, बहुत आसानी समुद्र में घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसानी से घुल मिल जाता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। जब ये कार्बोनिक एसिड बनाता है तो समुद्र के पानी का अम्लीकरण या फिर एसिडिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। अब जब ये बढ़ने लगेगा तो चक्रवात जैसी चीज़ों को भी बहुत उत्सर्जित करने में मदद देगा। तो इतनी सारी चीज़ें होती है, इसमें कार्बोनिक एसिड भी बनता है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाके मिलता है तो ये कार्बोनिक एसिड का उत्पादन करता है, जिससे अम्लीकरण हो जाता है समुद्र के पानी का। समुद्र के जल का अम्लीकरण। इतने सारी परेशानियां होती हैं। जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो जंगल की आग जैसी चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं। ये अलग एक और प्रभाव है, जंगल की आग को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एक दूसरे के साथ ऐसे समन्वय बना के चलते हैं कि फाइनली जलवायु परिवर्तन मानव अधिकारों का हनन करता है। मानव अधिकारों की बात करें तो मानव अधिकार आखिर होता क्या है, चलो ये जान लेते। प्रभाव मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर मानव अधिकार की बात करें, मानव अधिकार क्या होता है? हर मानव को बिना किसी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या फिर किसी अन्य निर्भरता के ऊपर बिना भेदभाव के अगर हम उसको एक जैसा मानते हैं, हर मानव को अगर हम इन सारी चीज़ों के बिसाइड्स ऑल दैट इफ़ वी ऑब्जर्व द पीपल, तो हमें समझ में आता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल। तो जब किसी मानव के अधिकारों का हनन, उसके लिंग, राष्ट्रीयता, जहाँ वो पैदा हुआ, ये सारी चीज़ अगर हम नहीं देखेंगे और उनको एक समान से एक जैसा अधिकार देंगे तो उसे हम मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। मानव अधिकार हर मानव को किसी भी भेदभाव के विपरीत जब हम एक समान समझते हैं एवं जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा आदि के ऊपर नहीं भेदभाव करते हैं, और सबको समान अधिकार देते हैं, और सबको समान अधिकार अगर देते हैं तो उसे मानवाधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार कहा जाता है। तो दो तीन चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि हम बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो लिंग का हो, राष्ट्रीयता का हो, भाषा का हो, जाति आदि, इसको हटा के
अगर हम मानव को बस मानव समझते हैं और उनके बीच एक समानता लेके आते हैं, उन्हें समानांतर रूप से देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हर मानव एक जैसा होता है। इसी के आधार पे हमने जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार से जोड़ा है। अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 इन दोनों का विस्तार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मानव अधिकार है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक इस तरह से प्रभावित हो रहा है जिसके द्वारा उसकी मानव की सेहत या जीविका पर एक व्यापक असर पड़ रहा है, व्यापक असर पड़ रहा है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे इन प्रभावों से सुरक्षित करे, प्रभावों से सुरक्षित करे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अब मतलब इसको अनुच्छेद 14 और 21 में रखने का क्या मतलब था? जब पहले ही से हमारे पास पर्यावरण से संबंधी कुछ प्रावधान हैं हमारे भारतीय संविधान में, जैसे कि अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 48A जो कि भाग 4 में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये साफ साफ कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट को। ये किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है कि अगर इसका उल्लंघन हो गया तो आपको कोर्ट ले जाया जाएगा। ये बस एक डायरेक्शन है कि आप इस प्रकार से, इस दिशा निर्देश के साथ इस दिशा में काम कर सकते हैं। ये साफ साफ कहता है कि यहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण एवं जीव जंतुओं को संरक्षित करना, जीव जंतुओं को संरक्षित करना। साथ ही साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है जो कि अनुच्छेद 51A क्लॉज जी में है। अनुच्छेद 51A क्लॉज जी में बताया गया है कि हर व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक का इनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कल के दिन हमारे पर्यावरण में या फिर हमारे जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की हानि हुई तो यहाँ पे हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक को उस पूरे पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए चलना है। अब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों ही कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी उल्लंघन अगर होता है इसका तो आप इसके लिए किसी कानूनी रूप से कोई कदम नहीं उठा सकते। बल्कि अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 की, आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आप अपना जीवन व्यतीत अच्छे से कब कर पाओगे? जब आपको सेहतमंद पर्यावरण मिले, आपका वायुमंडल आपके अनुकूल हो, ना कि आपके प्रतिकूल। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको ध्यान में रखते हुए ये किया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है कि राइट टू इक्वालिटी, बेसिकली इसको कहते हैं, हर व्यक्ति को इस प्रकार से ट्रीट किया जाए कि वो कानून के नज़र में एक समान हो
और हर बार उसको इस प्रकार से ना ट्रीट किया जाए कि वो कानून की नज़र में एक समान नहीं है। तो कानून की नज़र में चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, अगर वो वातावरण या वायुमंडल में किसी भी हानिकारक पदार्थ से उसको नुकसान हो रहा है, चाहे वो गरीब या अमीर हो, कानून उसकी सुरक्षा वैसे ही करेगा। तो कानून की नज़र में सब समान हैं। कानून की नज़र में सब समान हैं। ठीक है, यही बेसिकली दो कहना है। अब यहाँ पे इसको फंडामेंटल राइट्स में लाने के पीछे रैशनल ये था कि अगर इसका कॉन्ट्रवेंशन होता है, और फंडामेंटल राइट्स हमेशा याद रखिएगा हमारे पास किसके लिए अवेलेबल है, हमारे लिए ये अवेलेबल है अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबिलिटी हमको है। और स्टेट के अगेंस्ट हमको अगर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी मिल रही है, तो कल के दिन अगर स्टेट ने यानी गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए, तो हम गवर्नमेंट से कोर्ट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नेगेटिव राइट्स होते हैं। नेगेटिव यानी कि ये हमेशा सरकार की डिक्टेटरशिप के खिलाफ हमें दिए जाते हैं। और ये सिंपल सी चीज़ थी जो हमें आज समझनी है। इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं। जल्दी आएंगे दूसरी क्लास के साथ। धन्यवाद।